हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बुद्ध काल या महाजनपद काल या फिर इसे ही सूत्र काल भी कहते हैं, इसके बारे में बात करने वाले हैं। इसकी अवधि 6ठी सदी ईसवी पूर्व से 4थी सदी ईसवी पूर्व तक मानी जाती है। इसे बुद्ध काल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसी काल में महात्मा बुद्ध वो भी इसी काल में उनका जन्म हुआ था और इसी काल में उन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया था। इसीलिए इस काल को बुद्ध काल के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि बुद्ध जो है वो इस पूरे काल में नहीं थे, वो इसके किसी एक ही पर्टिकुलर काल में थे, लेकिन बुद्ध इतने ज़्यादा उस टाइम पे फेमस हो गए थे कि उनके नाम पे ही इस काल को बुद्ध काल के नाम से जाना जाने लगा। और इसे महाजनपद काल भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि इस काल में हमें 16 प्रकार के महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है, इसीलिए इसे महाजनपद काल भी कहते हैं। इसी के साथ इस काल में बहुत सारे सूत्रों की भी रचना हुई थी, इसीलिए इसे सूत्र काल भी कहा जाता है। तो आज हम लोग इस काल के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आपको एंशिएंट हिस्ट्री और इसी के साथ साथ और भी कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जिन पर मैं वीडियो बनाती हूँ उनके बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिलती रहे। तो चलिए हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि ये जब मैंने वैदिक काल पढ़ाया था उस समय बहुत सारे राजनीतिक, सामाजिक, इसी के अलावा आर्थिक क्षेत्र में भी अगर हम देखें तो बहुत सारे परिवर्तन होने लगे थे। और ऋग वैदिक काल में वो लोग सिर्फ एक कबीले पर शासन करते थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते वो बहुत सारे कबीलों को मिला के एक जनपद बनाने लगे थे और फिर उस पर शासन करने लगे थे। और फिर जब ऐसे ही बहुत सारे जनपद हो गए थे तो उन जनपदों में युद्ध भी होते रहते थे एक दूसरे के बीच में, तो उनसे उनकी शक्ति और बढ़ती जा रही थी। एक दो जनपद भी मिलकर फिर महाजनपद बन गए थे और इस काल में फिर हमें 16 प्रकार के महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये जो महाजनपद हैं वो उत्तर पश्चिम भारत में गंधार से लेकर पूर्वी भारत में अंग तक फैले हुए थे। यहीं पे इन नए नए राज्यों का उदय होने लगा था जिन्हें महाजनपद कहते थे। इसके अलावा इस समय की जो राजनीति और सामाजिक जो संरचनाएं थीं उनमें भी बहुत सारे परिवर्तन हुए थे, तो उनके बारे में ही आज हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा जो बौद्ध और जैन स्रोत हैं इनमें भी इन महाजनपदों के बारे में बताया गया है। अब हम ये जनपद शब्द के बारे में जान लेते हैं। तो ये जो जनपद शब्द है उसका अर्थ एक ऐसे क्षेत्र से होता है जिसमें नगरीय और ग्रामीण दोनों प्रकार की वहाँ पे व्यवस्था हो, जो उसकी परिधि यानी जितना वो जनपद है उसके पैरामीटर में वहाँ पे नगरीय और ग्रामीण दोनों तरह की क्षेत्र हों। इसके अलावा उन क्षेत्रों में लोग निवास करते हों, तो ऐसे क्षेत्र को जनपद कहा जाता था। और यही जनपद फिर जब बड़े और विशाल हो गए थे तो इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा था। इसके अलावा जो अंगुत्तर निकाय, इसके अलावा जो भगवती सूत्र है, इससे भी हमें 16 प्रकार के महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। ये जो महाजनपद हैं इनके जो राज्य होते थे वो 2 प्रकार के होते थे। एक तो वैसे राज्य होते थे जहाँ पर राजतांत्रिक व्यवस्था होती थी, इसके अलावा दूसरे ऐसे राज्य होते थे जो गैर राजतांत्रिक होते थे, जिन्हें गण या फिर संघ भी कहा जाता था। मतलब एक दो राज्यों को या दो से अधिक राज्यों को मिला के वहाँ पे एक संघ या फिर गण बनाया जाता था, जिसे गण या संघ कहते थे। और यहाँ पे गैर राजतांत्रिक व्यवस्था थी। राजतांत्रिक व्यवस्था ऐसी होती थी वहाँ पे राजा का शासन होता था। तो अब हम इनके बारे में जान लेते हैं कि ये जो 16 महाजनपद है वो कौन कौन से हैं। तो इसमें जो पहला महाजनपद है वो है कंबोज, इसकी राजधानी राजपुर थी। इसके बाद जो दूसरा महाजनपद है वो है गांधार, इसकी राजधानी तक्षशिला में थी। इसके बाद जो तीसरा महाजनपद है वो है कुरु, इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। चौथा जो महाजनपद है वो
वो है पांचाल, इसकी राजधानी अहित क्षेत्र या फिर काम्पिल, ये दो इसकी राजधानियां थी। इसके बाद जो पांचवा आता है वो है मत्स्य, इसकी राजधानी विराटनगर में थी। जो छठा महाजनपद है वो है सूरसेन, इसकी राजधानी मथुरा में थी। जो सातवां महाजनपद है वो है अवंती, इसकी राजधानी उज्जैन और माहिष्मती में थी, इसकी भी दो राजधानियां थीं। इसके बाद जो आठवां आता है वो है चेदी, इसकी राजधानी सोथिबती थी। जो नौवां महाजनपद है वो है अस्मक, इसकी राजधानी पाटिल या फिर इसे ही पोटिल भी कहते हैं। इसके बाद जो 10वां महाजनपद आता है वो है वत्स, इसकी राजधानी कौशाम्बी में थी। जो 11वां महाजनपद है वो है कौशल, इसकी राजधानी श्रावस्ती और साकेत में थी। इसके बाद जो 12वां महाजनपद है वो है काशी, इसकी राजधानी वाराणसी में थी। इसके बाद जो 7वां महाजनपद है वो है मगध, इसकी राजधानी 3 जगह थी, राजगृह, पाटलिपुत्र और वैशाली। और मगध जो महाजनपद है वो सबसे शक्तिशाली महाजनपद माना जाता है। इसके बाद फिर अंग, इसकी राजधानी चंपा में थी। फिर आता है मल्ल, इसकी राजधानी पावा और कुशीनारा में थी। तो पावा और कुशीनारा जो क्षेत्र है वो किससे संबंधित है, वो महावीर जैन से संबंधित हैं। इनके बारे में भी जब हम जैन धर्म के बारे में बात करेंगे तब हम इनके बारे में बताएंगे। इसके बाद जो लास्ट है वो है बज्जी, ये 8 गणों का संघ था, यानी कि 8 जो गण या फिर जो राज्य थे वो मिलकर एक संघ बनाए हुए थे जिसे बज्जी कहते थे। तो ये जो मल्ल और बज्जी हैं ये दोनों गण या फिर संघ जिन्हें कहते हैं वो थे। यहाँ पे गैर राजतांत्रिक व्यवस्था थी। अब हम इन 16 महाजनपदों को मैप पे देख लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये उत्तर पश्चिम भारत से ले गए ये पूर्व तक ये 16 महाजनपद फैले हुए थे। ये यहाँ पे आप अंग देख सकते हैं, ये मगध है, ये काशी है, ये बज्जी है, ये मल्ल है। तो ये टोटल 16 महाजनपद यहाँ पर दिए गए हैं। अब हम लोग अगर बात करें ये जो 16 महाजनपद थे इनमें जो सबसे शक्तिशाली थे वो 4 महाजनपद थे। कौन कौन से थे, एक तो वत्स हो गया, इसके बाद कौशल, मगध और अवंती, ये जो 4 महाजनपद थे ये सबसे शक्तिशाली महाजनपद थे उस टाइम पे। और इन चारों में जब युद्ध हुआ था तो इन चारों में मगध जो है वो इन सब पर विजय प्राप्त कर ली थी उसने, और फिर वो सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया था। तो आज के वीडियो में हम मगध के बारे में ही बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें मगध जो महाजनपद है वो 4 वहाँ पर वंश थे, मतलब 4 प्रकार के वंशों का वहाँ पर शासन था। इसमें सबसे पहला जो वंश है वो है हर्यक वंश। इसकी जो समय अवधि है वो 544 ईस्वी पूर्व से 412 ईस्वी पूर्व तक मानी जाती है। फिर इसके बाद जो दूसरा था वो था शिशुनाग वंश, इसकी समय अवधि 412 ईस्वी पूर्व से 344 ईस्वी पूर्व तक मानी जाती है। इसके बाद जो तीसरा था वो था नंद वंश, जिसकी अवधि 344 ईस्वी पूर्व से 322 ईस्वी पूर्व तक थी। इसके बाद जो मौर्य महाजनपद आता है, मौर्य जो वंश आता है उसकी अवधि है 322 ईस्वी पूर्व से 185 ईस्वी पूर्व। और मगध जो साम्राज्य था उसमें मौर्य वंश सबसे शक्तिशाली वंश माना जाता है। तो इसके बारे में हम एक अलग टॉपिक में बात करेंगे, इसकी हम एक अलग टॉपिक के रूप में चर्चा करेंगे। आज सिर्फ हम इन 3 जो वंश हैं इनके बारे में ही चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग हर्यक वंश के बारे में बात करें तो इसका जो पहला शासक था बिंबिसार, और बिंबिसार को ही हर्यक वंश का संस्थापक माना जाता है। इसने अपनी जो पहली राजधानी है वो राजगृह या फिर इसी ही राजगीर भी कहते हैं उसे बनाया था। और इसके अलावा जो बिंबिसार ने अपने साम्राज्य का विस्तार किस प्रकार किया, तो इसने वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार किया।
इसने कौशल नरेश प्रसन्नजीत हैं उनकी बहन से विवाह किया था, जिससे इसे काशी नाम का जो गांव है वो प्राप्त हुआ था। इसके अलावा इसने वैशाली के जो चेतक थे उनकी पुत्री चेलना थी, इससे भी विवाह किया था, जिनसे उन्हें अजातशत्रु नाम का पुत्र प्राप्त हुआ था। इसके अलावा इसने पंजाब की राजकुमारी क्षेमभद्र से विवाह भी किया था। इस प्रकार इसने इन वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसके बाद हम इसमें अगले शासक की बात करें तो वो है अजातशत्रु, जो बिंबिसार का ही पुत्र था, और अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी और फिर मगध की गद्दी पर 493 में ये बैठा था। अजातशत्रु जो है इसका एक और उपनाम था कुणिक, और यह बुद्ध धर्म का अनुयायी माना जाता है। इसने भी अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए आक्रामक नीति अपनाई थी। इसने कौशल के साथ युद्ध किया था, जिसमें यह विजयी हुआ था, और इसे काशी नामक जो कौशल का जो प्रमुख क्षेत्र था वो इसे प्राप्त हो गया था। इसके अलावा जो कौशल के राजा थे उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह भी अजातशत्रु से करवा दिया था। अजातशत्रु जो है वो संबंधों का बिल्कुल भी सम्मान नहीं करता था। इसकी जो माता जो है वो वैशाली की लिच्छवी जो गण है उसकी राजकुमारी थी, फिर भी इसने वैशाली से युद्ध किया था, तो ये संबंधों का बिल्कुल भी सम्मान नहीं करता था। ये बहुत ही आक्रामक प्रकृति का व्यक्ति था, इसीलिए इसने बहुत ही आक्रामक नीति अपनाई, और ये सब जितने भी आसपास इसके महाजनपद थे उनसे ये युद्ध करता रहता था। अब हम लोग अगर हर्यक वंश के लास्ट शासक की बात करें, जो लास्ट शक्तिशाली शासक था वो था उदयन। इसने भी अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी थी, मतलब यह भी अजातशत्रु का पुत्र था, और इसने अजातशत्रु की हत्या करके मगध की गद्दी पर ये शासन किया था, और ये मगध की गद्दी पर 460 ईस्वी पूर्व में बैठा था। इसके अलावा इसने जो एक महान कार्य किया था वो यह था कि इसने पाटलिपुत्र नामक जो मगध की नई राजधानी थी उसकी स्थापना की थी। मगध की जो ये नई राजधानी थी पाटलिपुत्र, यह गंगा और सोन नदियों के संगम पर स्थित थी। इसके अलावा जो हर्यक वंश का अंतिम शासक था वो नागदर्शक था। अब हम लोग शिशुनाग वंश के बारे में बात करें अगर, तो शिशुनाग जो वंश है उसकी स्थापना उदयन के बाद शिशुनाग नाम का जो शासक था उसने की थी। इसने अपनी राजधानी वैशाली में स्थानांतरित कर दी थी, मतलब जो सबसे पहले हर्यक वंश का शासक था बिंबिसार, उसने राजगृह को राजधानी बनाया था। उसके बाद उदयन ने पाटलिपुत्र नाम की राजधानी बनाई थी। इसके बाद जब शिशुनाग वंश आया तो इसने वैशाली को अपनी राजधानी बना लिया था। इसके अलावा इसने अवंती की जो राजधानी है वैशाली, उस पर कब्जा करके ही वैशाली को अपनी राजधानी बनाया था। इसके साथ ही इसने जब वैशाली को राजधानी बनाया तो इसने कौशल के साथ युद्ध किया था, जिसमें यह विजयी हो गया था, और कौशल और मगध के बीच जो 100 वर्ष पुरानी जो शत्रुता थी उसको इसने समाप्त करके उन दोनों के बीच में मित्रता का संबंध स्थापित कर दिया था। और जो शिशुनाग वंश के अगर हम अंतिम शासक की बात करें तो वो था नंदीवर्धन। अब हम लोग अगर नंद वंश की बात करें तो शिशुनाग वंश के बाद महापद्म नंद नामक जो शासक थे उन्होंने नंद वंश की स्थापना की थी। नंद वंश में 9 प्रमुख शासक हैं, उनका उल्लेख मिलता है, जिनमें जो सबसे शक्तिशाली या फिर जो सबसे अंतिम शासक था वो धनानंद था। धनानंद के समय ही सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ था। नंदों ने कलिंग पर भी विजय प्राप्त की थी, इससे उन्होंने मगध की शक्ति को बढ़ा दिया था। इसके अलावा नंद बहुत ही शक्तिशाली और धनादय थे, मतलब इनके पास बहुत ही धन संपत्ति थी। इसके अलावा इनके पास
2 लाख पैदल सेना, 60,000 घुड़सवार और 3 से 6,000 युद्ध प्रशिक्षित हाथी भी थे। मतलब युद्ध प्रशिक्षित हाथी जिन्हें युद्ध में प्रयोग किया जाता था, जिन हाथियों का, वो भी इनके पास बहुत ही थे। इसलिए हम नंद वंश को सबसे शक्तिशाली शासक, सबसे शक्तिशाली वंश कह सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो मगध, जो हमने बात की कि सबसे शक्तिशाली शासक था, तो सबसे शक्तिशाली वंश था, तो इसकी सफलता के क्या क्या कारण थे, हम इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो मगध की जो राजधानी है राजगिरी, वो लोहे खदान के पास स्थित थी, जिससे कि इन्हें लोहे जो स्रोत है वो आसानी से इन्हें प्राप्त हो जाते थे, जिससे ये अस्त्र शस्त्र आसानी से बना लेते थे। तो इन्हें युद्ध के टाइम पे अस्त्र शस्त्रों की इनके पास कमी नहीं होती थी, ये आसानी से अस्त्र शस्त्र बना लेते थे। इसके अलावा मगध की जो राजधानी राजगृह या फिर इसे ही राजगीर कहते हैं, यह 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी। मतलब ये पहाड़ियों से चारों तरफ से बिल्कुल सुरक्षित थी, यहाँ पर कोई भी इनके ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता था। इसके अलावा अगर मगध की जो दूसरी राजधानी थी पाटलिपुत्र, वो चारों ओर से नदियों से घिरी हुई थी। कौन कौन सी नदियाँ थी? गंगा, सोन, गंडक और घाघरा जो नदियाँ हैं, इनसे घिरी हुई थी पाटलिपुत्र नामक जो राजधानी है वो। इसलिए इसे मतलब पाटलिपुत्र को जल दुर्ग भी कहा जाता है। इसके अलावा मगध जो है वो गंगा के जो मैदान हैं उनमें स्थित था, जिससे वहाँ पे कृषि और परिवहन दोनों की सुविधाएं इन्हें प्राप्त थी। इसके अलावा ये वस्तुओं पर भी कर लगाते थे, जिससे ये सेना के रख रखाव के लिए धन आसानी से जुटा पाते थे। इसके अलावा मगध के पास बड़ी संख्या में हाथी उपलब्ध थे, जो किलों को नष्ट करने, जंगलों और दलदलों युक्त जो सड़क विहीन रास्ता होता था, वहाँ पर इनको पार करने में भी आसानी होती थी। इसके अलावा मगध जो है वहाँ पर विभिन्न प्रजातियों के लोग रहते थे। इसके अलावा मगध के जो शासक थे वो बहुत ही योग्य, साहसी और चालाक शासक थे, जिन्होंने अपनी चालाकी से अन्य जितने भी महाजनपद थे उन पर अपनी सफलता प्राप्त कर ली थी। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि मगध के पास सभी प्रकार के संसाधन उपलब्ध थे। इसके अलावा उसका जो आर्थिक आधार है वो भी बहुत मजबूत था, और योग्य और साहसी शासक होने की वजह से ही मगध इतना सफल हो पाया और वो सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन पाया। तो ये था हमारा आज का पूरा वीडियो। अगले वीडियो में हम लोग मगध का जो लास्ट वंश है, जिसे हम मौर्य वंश कहते हैं, जो सबसे शक्तिशाली वंश भी माना जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम बौद्ध और जैन धर्म के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।